तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और हम करते हैं इंडियन राइटिंग में इंग्लिश। ठीक है, मैंने आप सभी को अपनी पिछले लेक्चर में एक ओवरऑल अप्रोच बताया है कि कैसे इस एग्जाम को टैकल करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने क्वेश्चन पिछली बार आए थे, अभी क्या रहेगा अंदाजा, और कैसे हम उन सेक्शन पे फोकस करें ताकि इस एग्जाम में 100% सफल हो। वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम जल्दी से आते हैं उन 100 क्वेश्चंस पे जो आपके हाई ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के क्वेश्चंस। चलिए, तो जल्दी से आप लोग बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। अब आप लोग जवाब देंगे और मैं देखूंगा कि आपको इंडियन लिटरेचर में कितना आता है। ठीक है, नहीं भी आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट यू हैव टू रिप्लाई। और मुझे आपकी कोई भी चीज एक्स्ट्रा सुनने के लिए टाइम नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी से आपके माइक को बंद कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। हु इज द ऑथर ऑफ फर्स्ट बुक पब्लिश्ड बाय एन इंडियन इन इंग्लिश। बताइए, किसी इंडियन के द्वारा पहला बुक जो पब्लिश किया गया था वो कौन है। अब सोचो, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं जहां से आपका दिमाग खुलने वाला है। और ये जो क्लास है अभी, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम आपको पूरी इंडियन राइटिंग की नोट्स को एक बार सरसरी निगाह से दिखाएंगे एंड में। पहले हम क्वेश्चंस को करते हैं, फिर आपको नोट्स को भी बीच बीच में हम दिखाते रहेंगे और आपको रिवाइज भी कराएंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जवाब आप लोग फटाफट दीजिए। कोई कह रहा ए होगा, ए का ही अभी जवाब दे। तो सभी लोग पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बता रहे हैं ए, लेकिन कुछ लोग डी भी बता रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दें कि ये जो पहला बुक है ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद, ये जो बुक है इस बुक को लिखने वाले हैं शेख दीन मोहम्मद। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, स्क्रीन पे है। दूसरा जो क्वेश्चन है, विच 1864 वर्क इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट इंडियन नावल इन इंग्लिश। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए कौन सा ऐसा वर्क है जिसको फर्स्ट इंडियन नावल के रूप में जाना जाता है। तो ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका वर्क का नाम है राजमोहन वाइफ, जो कि लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, बहुत अच्छा। सारे बहुत ही ओरिएंटेड, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। हेनरी डेरेजियो द लीडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट। ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन था लीडर यंग बंगाल मूवमेंट का। इज बेस्ट नोन फॉर विच पोएम। अपने किस पोएम के लिए जाने जाते हैं। हु विल टेल, कौन बताएगा भैया कौन से पोएम के लिए बेस्ट नोन है ये। तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, द हार्प ऑफ इंडिया। ध्यान दे, अगर आप अवर कैसारना ट्री बताएगा कौन, किसने लिखा अवर कैसारना ट्री। हु विल टेल, हु हैज रिटन अवर कैसारना ट्री। तो तोरूदत्त। गीतांजलि किसने लिखा, आप सभी को पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। सावित्री किसने लिखा, अरबिंदो। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तोरूदत्त ऑफन कंपेयर टू जॉन किट्स, तारूदत्त को हम जॉन किट्स से कंपेयर करते हैं। रोट विच फेमस कलेक्शन, कौन सा फेमस कलेक्शन इन्होंने लिखा है। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इनका जो कलेक्शन है वो बी वाला है, एंशिएंट बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। एंशिएंट बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5, रविन्द्रनाथ टैगोर वोन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। ठीक है, प्राइमरली फॉर विच वर्क, कौन से वर्क के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, आप सभी को पता है। वो वर्क का नाम है गीतांजलि। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, समझ लो। इस क्वेश्चन में एक साथ हम बहुत ढेर सारी जानकारी दे रहे हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, नोबेल प्राइज किस साल में मिला था, तो 1913 में मिला था। कौन इंडियन राइटर है पहला, तो भैया आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। विच आथर इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, किसको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये भी बहुत फेमस है, सरोजनी नायडू को बोलते हैं हम। हु रोड द स्पिरिचुअल एपिक सावित्री, अभी ऊपर आ चुका है, इसमें जो है लगभग 24,000 लाइन है, तो श्री अरबिंदो। राजा राम मोहन राय पर प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये जो फॉल्स इन द विच जॉनर, किस जॉनर के अंदर आप इसको रख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8। तो आप सभी को पता है ये नॉन फिक्शन है, क्योंकि राजा राव जो है कोई पोएट नहीं थे, कोई नॉवेलिस्ट नहीं थे, कोई ड्रामाटिस्ट नहीं थे। ये नॉन फिक्शनल वर्क है। माइकल मधुसूदन दत्त, इनका एक वर्क है द कैप्टिव लेडी, इज अ नरेटिव पोएम। एक नरेटिव पोएम है। किसके बारे में नरेटिव पोएम है? बहुत ही बेहतरीन वर्क है ये। ठीक है, तो ये नरेटिव पोएम जो है, जल्दी आप लोग बताएंगे। बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हैं। इसका जवाब होगा सी। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज चौहान एंड संयुक्ता के बारे में है। बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी वाज क्रिएटेड बाय विच ऑथर। ये बहुत बार आपको बता चुका हूं, सभी को पता है। मालगुड़ी आर.के. नारायण, आर के नारायण। ठीक है, नेक्स्ट अब आप ध्यान दें, जो बिग थ्री में कौन कौन से राइटर आते हैं आपके? राजा राव, मुल्क राज आनंद एंड आर.के. नारायण। तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में, चूंकि बहुत बड़े राइटर हैं तो आते हैं। तो चलिए, मुल्क राज आनंद का अनटचेबल सबसे बड़ा वर्क इनका माना जाता है। ठीक है, सेमिनल वर्क है इनका ये। एक सिंगल डे की बात करता है, किसकी लाइफ की? तो बखा के लाइफ की। बखा इसका मेन हीरो है। उसके जीवन की बात करता है। कौन सा नावल जो राजा राव का है कंसीडर द फाइनेस्ट गांधीयन नावल, उनको बेस्ट गांधीयन नावल कहा जाता है? सभी को पता है वो कौन सा है? कांथापुरा। यहीं पे आपको बता दें कि जो सरपेंट एंड द रोप है, इनका ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है और बहुत ही फेमस वर्क है, जिसमें इन्होंने अपनी पूरी जर्नी दिखाई है। तो ये भी ध्यान रखिए, अगर बेस्ट वर्क बोला जाए तो क्या है? वो सरपेंट एंड द रोप है। लेकिन गांधीयन फिलॉसफी पे किस कौन है? वो कांथापुरा है। आर.के. नारायण का जो द गाइड है, इसमें प्रोटेगनिस्ट कौन है? राजू है। ठीक है, तो उसके ट्रांजिशन को दिखाएगा। ट्रांजिशन कैसे है? आप सभी को पता है, टूर गाइड टू स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है। पहले वो लोगों को गाइड करता है, फिर बाद में क्या बन जाता है? स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है। ठीक है, और फिर एंड में उसकी डेथ हो जाती है। आप सभी को पता है कि यही वो नावल है जिसके लिए भारत में पहली बार साहित्य अकादमी की अवार्ड शुरू की गई थी। और जो अवार्ड शुरू किया गया था उसमें यही नावल है जिसे पहली बार जिसने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था। बहुत ही फेमस नावल है। ध्यान रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा था कि पहला साहित्य अकादमी अवार्ड जीतने वाले वर्क का नाम क्या है? तो यही है। ठीक है, भारत के लगभग साहित्य अकादमी अवार्ड जो है, कई भारत के सारे रीजनल लैंग्वेजेज में दिए जाते हैं। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यस, रूजी जो है वो हीरोइन है इस नावल की, द गाइड की। ठीक है, हु रोड द प्रीफेस टू ओरिजिनल एडिशन ऑफ अनटचेबल। अनटचेबल का प्रीफेस किसने लिखा था? ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। बताइए। तो ई.एम. फोस्टर साहब ने लिखा था। ये बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। राजा राव का जो सरपेंट एंड द रोप है, एक्सप्लोर द फिलोसफिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, किन दो चीजों के बीच में फिलोसफिकल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है? हु विल टेल द आंसर? तो ये वेदांतिक इंडिया एंड कैथोलिक यूरोप के बीच के डिफरेंसेस को दिखाता है। यस, और ये जो है इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, फिलोसफिकल नावल है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ बुक बाय आर.के. नारायण। इसमें से कौन सी बुक आर.के. नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है? बहुत ही बेहतरीन है ये। कुली जो है लिखने वाले कौन है? वो है आपके, बताइए, कुली लिखने वाले कौन है? नाम बताइए, ऐसे नहीं मानेंगे हम। मुल्क राज आनंद। बहुत अच्छा जी, राजकुमार जी, आनंद जी, रुचि जी, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। भवनी भट्टाचार्य आज सो मेनी हंगर्स, ये बहुत ही इनका फेमस नावल है। सो मेनी हंगर्स 1947 में आया था। ये किस इवेंट की बात करता है? सो मेनी हंगर्स जो है ये वास्तव में इसका थीम कौन सा इवेंट है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 17 हम भूल गए, उसको करवा दे रहे हैं। तो ये बात करता है बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके ऊपर का क्वेश्चन छूट गया। द करेक्टर मूर्ति इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ विच नावल। किस नावल के ये प्रोटैगनिस्ट है करेक्टर मूर्ति? तो आप सभी को पता है, कांथापुरा। आगे बढ़ते हैं। विच आथर रोट ऑल अबाउट एच हैटर। ये बहुत ही बेहतरीन नावल है। ये किसने लिखा है? अ कल्ट क्लासिक ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन। किसने लिखा? तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा? जीवी देसानी। बहुत अच्छा। खुशवंत सिंह अ ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बहुत ही फेमस वर्क है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इज अ सेट इन द फिक्शनल विलेज। ये किस फिक्शनल विलेज में सेट है? तो मैनो माजरा। याद भी रखिए, ये अगर आप में से बहुत से लोग
पढ़ रहे होंगे, मैंने आपको नोट्स दिया है, उसमें एमसीक्यू है, तो हो सकता है कुछ लोग रट्टा मार चुके हों। इसको जानना है, मैनो माजरा, ठीक है। अब रश्दी रश्दी साहब का बहुत बड़ा योगदान है इंडियन लिटरेचर में। मैजिकल रियलिज्म की जब बात आती है तो हम किसकी बात करते हैं? सलमान रश्दी की। और इनका जो सबसे फेमस नावल है दैट इज मिडनाइट चिल्ड्रन, जो बुकर प्राइज भी मिलता है, उसको बुकर प्राइज भी मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पता है, चटनीफिकेशन, वो भी इन्होंने इसी नावल के लिए, इसी नावल के रेफरेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन राइटर है ये। सलमान रश्दी का जो मिडनाइट चिल्ड्रन है 1981 में आया था, यूजेज विच लिटरेरी टेक्निक, किस लिटरेरी टेक्निक की बात करता है? तो मैजिकल रियलिज्म की बात करता है। विच नावल, तो आपकी गड़बड़ी है ना सोनम, जब ग्रुप में भेजा जाता है कि भैया लो लो, तो पता नहीं आप लोग को कितना संकोच होता है। यू हैवंट परचेज इंडियन राइटिंग और सारा मूवमेंट मिला के आप लोग को ऑफर दिया गया था, यू हैवंट परचेज। आप सभी से कहा गया चलो यहाँ नहीं कर सकते हो, वहां से ले लो, वहां से भी नहीं ले पा रहे हैं आप। कैसे होगा बताइए? ले लीजिए उसको। विच नावल ओन द बुकर प्राइज इन 1997, ठीक है। कौन सा जो है, बहुत से लोग के पास चला गया, लोगों ने ले लिया, कौन सा नावल जो है बुकर प्राइज 1997 में किस नावल को मिला था? तो वो किसको मिला था भाई, बुकर प्राइज 1997 में? चलिए कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, आप लोग अभी देख लेना। तो ये बहुत ही फेमस वर्क है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत ही फेमस वर्क है, ध्यान रखिए। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज 1997 में मिला था अरुंधति राय को। ठीक है। चटनीफिकेशन जो टर्म है ये रश्दी के लिए यूज किया गया था, इनके नॉवेल्स में इन्होंने यूज किया था। ये क्या है वास्तव में? चटनी तो आप सभी को पता है, कुकिंग एक तरह से रेसिपी है हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ पे चटनीफिकेशन का मतलब क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे चटनीफिकेशन का मतलब है द ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज विद इंग्लिश। जो इंडियन लैंग्वेज है उसका इंग्लिश के साथ बहुत बेहतरीन ब्लेंडिंग किया गया है, इसी को चटनीफिकेशन कहते हैं। चटनी बना दिया। आप लोगों ने कबीर दास जी की भाषा में पढ़ा होगा पंचमेल खिचड़ी, वैसे ही है चटनीफिकेशन। ठीक है, कई भाषाओं को मिला दिया जाना, लेकिन अपनी तरीके से मिला जाना। ठीक है, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन यूज किया। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इस नावल पे रिसर्च किया था, अभी मुझे बहुत काफी पुरानी यादें हो गई हैं, लेकिन मुझे एक लाइन याद आ रहा है, ईटना। अब देखो, अगर आप कह रहे हैं ना कि ईटना फूड इज स्पॉइलिंग, फूड इज स्पॉइलिंग, क्या मजा, क्या कितना मजा आ रहा है, मतलब इंग्लिश में पूरा हिंदी का मजा आ रहा है। ईटना तो अब क्या हो गया, आप ये बोल रहे हैं कि खा लो ना, जैसे हम बोलते हैं खा लो ना, तो ऐसे बोल रहे हैं कि ईटना फूड इज स्पॉइलिंग जो फूड है स्पॉइल हो रहा है ना, तो ये चटनीफिकेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विक्रम सेठ अ सुटेबल बॉय 1993 का वर्क है, फेमस फॉर इट्स, किस लिए फेमस है ये बताइए? सुटेबल बॉय किसके लिए फेमस है? हु विल टेल? 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो ये क्या है, बहुत ही लेंथ है, ये उस समय की सबसे बड़ी नावल मानी जाती थी, बहुत ज्यादा पेज की नावल थी। उतना बड़ा नावल आज तक लिखा नहीं गया था, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नावल इन इंग्लिश माना जाता है। ठीक है, तो ये है। और एक तो ये, अब अच्छा एक चीज और मुझे कोई बताएगा, सुइटेबल बॉय के अलावा इसी तरह के टाइटल का एक वर्क और इन्होंने प्रपोज किया था कि वो आएगा, लेकिन वो आ नहीं पाया, देखते हैं कब आता है। उसका नाम है सुइटेबल गर्ल, किसी का एक सिक्वल है जो उन्होंने बोला था आएगा, लेकिन वो आया नहीं है अभी, अ सुइटेबल गर्ल। ठीक है, तो याद रखना। अमितो घोष का जो है द शैडो लाइंस, ये जो है एक्सप्लोर द आर्टिफिशियलिटी ऑफ, ये किसके आर्टिफिशियलिटी को एक्सप्लोर करता है? बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये नावल भी बहुत ही बेहतरीन है, हमारे सिलेबस में था, हमने कभी पढ़ा था। तो ये जो है बात करता है नेशनल बॉर्डर की, ये बॉर्डर की बात करता है।
ये जो शैडो लाइंस है, ये लाइंस किसकी बात हो रही है? बॉर्डर लाइन की बात हो रही है। ठीक है, ये चीज तो ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन नावल है, याद रखिएगा। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप सभी को ये कहानी, उस समय जब हमारा देश नहीं आजाद हुआ था तब से कहानी शुरू होती है। जब आजाद हो गया, ठीक है, जो 1971 के दंगे होते हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा होता है, तो उसमें किस तरह दिक्कत आती है। और कैसे जो है जो बांग्लादेश में रहने वाले लोग हैं उनको मार दिया जाता है बहुत बड़ी संख्या में। जो यहाँ के हिंदू बांग्लादेश में पहले रहते थे, भाई कलकत्ता में रहते थे, ठीक है, लेकिन वो बाद में फिर क्या हो गया, फिर वो पाकिस्तान बना, फिर उसके बाद बांग्लादेश बन गया। जो आपका बंगाल वाला सेक्शन था। ओ, तो ये चीजें हैं, तो उन सारी चीजों को दिखाया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, किस प्रकार से जो बॉर्डर्स हैं, वो बॉर्डर जैसे बदल जाता है वैसे ही देश बदल जाता है, और देश बदल जाने से कैसे वहाँ के लोगों के साथ कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से इस नावल में दिखाया गया। आगे बढ़ते हैं। हु रोड द ग्रेट इंडियन नावल? ये बहुत ही फेमस नावल है। किसने द ग्रेट इंडियन नावल लिखा था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये वास्तव में ग्रेट इंडियन नावल महाभारत, ये कई बार पूछता है कि महाभारत पे बेस करके जो है नावल शशि थरूर का कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, और ये महाभारत पे, इस पे भी मैंने रिसर्च किया था इस नावल पे। और ये जो ग्रेट इंडियन नावल है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन नावल है। और अगर आप ध्यान दें तो इसमें एक एक करेक्टर को, जैसे जो ये इस समय का जो ये एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा जाएगा कि इंडियन इमरजेंसी पे बेस्ड करके कौन सा नावल है। तो इंडियन इमरजेंसी पे बेस करके ये नावल लिखा गया है, द ग्रेट इंडियन नावल। किस पे बेस है? इंडियन इमरजेंसी। और इंडियन इमरजेंसी के जितने भी करेक्टर्स हैं, उन सारे करेक्टर को तुलना किया गया है महाभारत के करेक्टर से। बहुत बेहतरीन नावल है। इसीलिए कई बार आपके एग्जाम में जो मेन करेक्टर है वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के करेक्टर को अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट इंडियन नावल में किस करेक्टर के नाम से जाना गया है, तो बहुत बेहतरीन है। इनको नाम दिया गया दुर्योधनी। क्या नाम दिया गया है? दुर्योधनी। बहुत बेहतरीन तरीके से लाया गया है चीजों को। ठीक है, दुर्योधनी। हाँ, करेक्टर दुर्योधन है और नाम दिया गया है दुर्योधनी। हाँ, हिस्टीरियोग्राफी है, बिल्कुल। बिल्कुल एनिमल फार्म की तरह आप इससे एक अलीगिरी बोल सकते हैं। और ये अलीगिरी कैसा? पॉलिटिकल अलीगिरी है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन नावल है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर के प्रोटैगनिस्ट का नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बलराम हलवाई। अब फिर यहीं पे एक क्वेश्चन और आप सभी के सामने इसलिए मैं पूछ रहा हूं, जैसे सलीम सिन्हा है और यहाँ पे बखा। बखा किसका प्रोटैगनिस्ट? आप सभी को पता है कौन सा नावल है वो? अनटचेबल। इसी तरह सलीम सिन्हा, चूंकि ये बहुत ही बेहतरीन वर्क है इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सलीम सिन्हा किसका प्रोटैगनिस्ट है? तो मिड समर नाइट ड्रीम। बहुत अच्छा, विजय लक्ष्मी कोमल गुप्ता नामे का मिड समर नाइट ड्रीम। सलीम सिन्हा में जो फीमेल करेक्टर है, जो कि हीरोइन का नाम, जो हीरोइन का रोल अदा करती है, उसका नाम क्या है? पद्मा। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो एंटागोनिस्ट है, जो हमेशा सलीम सिलाई के अगेंस्ट में रहता है, उस करेक्टर का नाम बता सकते हैं? शिवा। बहुत अच्छा, तालियां हो जाए। तो शिवा, सलीम सिन्हा एंड पद्मा, ये तीनों करेक्टर को ध्यान रखना। ये थ्री मेजर करेक्टर्स हैं। सलीम सिन्हा जो है पद्मा को पार्वती द विच भी बोलता था वो। तो ये भी याद रखना है। ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा नावल है जो 1947 में पैदा हुए बच्चों की कहानियां हैं। ठीक है, और उस समय जो पैदा हुए बच्चे, उनके मैजिक से रिलेटेड, तो वो भी कौन सा है? मिडनाइट चिल्ड्रन। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि 1947 की रात जब भारत देश आजाद हुआ, तो मिडनाइट के समय जितने भी बच्चे पैदा हुए, उनको एक स्पेशल मैजिक उनके पास था, एक स्पेशल शक्ति प्राप्त हुआ। और उसमें ये शक्ति की जो इंटेंसिटी है वो इस बात पे आधारित थी कि कौन मिडनाइट्स के ज्यादा करीब में पैदा हुआ है। तो जितना जितना आप देर में पैदा होंगे उतनी शक्तियां आपके पास कम होंगी, जितना पास में पैदा होंगे उतनी शक्तियां ज्यादा होंगी।
तो लगभग 1001 बच्चे थे। ठीक है रुचि, बहुत अच्छा। तो 1001 बच्चे जो है मिडनाइट्स के आसपास पैदा हुए थे और वो सारे मैजिकल पावर थे उन सब के अंदर। इसमें सबसे ज्यादा मैजिकल पावर किसके अंदर था? सलीम सिन्हा, जो इनका लीडर था एक तरह से। चलिए फिर एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 28। झुम्पा लाहिरी ओन द पुलित्जर प्राइज फॉर विच वर्क? किस वर्क के लिए झुम्पा लाहिरी को पुलित्जर प्राइज मिलता है? बहुत ही बेहतरीन वर्क है ये, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ठीक है, मेलोडीज। विच नावल बाय किरण देसाई वन द बुकर प्राइज इन 2006? कौन सा नावल जो है बुकर प्राइज मिला था किरण देसाई का 2006 में? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। बहुत अच्छा जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फालतू है, एक भी क्वेश्चन। और ये सारे मेजर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। रोहिंटन मिस्त्री जो है उनका एक वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है, अ फाइन बैलेंस। ये जो है प्राइमरली सेट ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल इवेंट? कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट के पे ये जो बेस करके है? बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। तो ये 1975 की इमरजेंसी पे बेस करके है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री? किसको मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री का फादर आप कह सकते हैं? बताइए, अगर आपको चुनना पड़े तो। निसिम इचकिल। कमला दास इज बेस्ट नोन फॉर व्हाट टाइप ऑफ पोएट्री? किस टाइप ऑफ पोएट्री के लिए कमला दास बेस्ट जानी जाती है? दैट इज कन्फेशनल पोएट्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच पोएट रोट? कौन सा ऐसा पोएट है जिसने लिखा फेमस पोएम स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन ऑन अ ग्रेट हाउस? ठीक है, बहुत ही बेहतरीन वर्क है। आप लोग बताइए किस पोएट ने लिखा है? तो ये है A.K. रामानुजन कि निसिम इचकिल है? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33। तो ये कौन है? निसिम इचकिल। निसिम इचकिल नहीं है, A.K. रामानुजन है। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। हु रोट द प्ले तुगलक? किसने जो है तुगलक लिखा है? तुगलक क्या है? बहुत ही बेहतरीन वर्क है। देखिए ये हमने आपको हर सेक्शन शामिल करने की कोशिश की है। तुगलक एक ड्रामा है, पॉलिटिकल अलीगरी ऑफ, ठीक है, नेहरूवियन एरा, नेहरू के एरा में के समय की कहानी है ये। और ये भी एक तरह से सेम वैसे ही जैसे आप ग्रेट इंडियन नावल की बात करते हैं या फिर आप बात करते हैं एनिमल फार्म की, वैसे ये भी है, लेकिन ये ड्रामा है। जोसेफ कनराड के द्वारा लिखा गया। गिरीश कर्नाड, जोसेफ कर्नाड नाम का तो कोई व्यक्ति है नहीं। ठीक है, चूंकि यहाँ पे बात आ गई है तो मैं आप सभी को फिर ध्यान दिला दूं कि ये जितने भी हमने चारों राइटर के नाम दिए हैं, आप बता सकते हैं ये चारों राइटर क्या विशेषता है? तो ये चारों राइटर ड्रामाटिस्ट हैं। कल आपके एग्जाम का क्वेश्चन, जैसे विजय तेंदुलकर भी ड्रामाटिस्ट है, महेश दत्तानी भी ड्रामाटिस्ट है और बादल सरकार भी ड्रामाटिस्ट है, साथ ही साथ ये थिएटर डायरेक्टर भी थे। ध्यान रखें आप लोग को, बहुत बेहतरीन चीजें। हाँ यस, अब आगे बढ़ते हैं। और महेश दत्तानी का फर्स्ट इंडियन प्ले राइट इन इंग्लिश टू विन, ये पहले इंडियन प्ले राइट हैं जो उन्होंने जीता था। प्ले राइट समझ रहे हैं, पहले ड्रामाटिस्ट हैं जिन्होंने जीता था इंग्लिश में। जो है क्या जीता था? हु विल टेल? इंग्लिश में कौन सा अवार्ड जीतने वाले ये पहले ड्रामाटिस्ट थे? बहुत ही बेहतरीन, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो साहित्य अकादमी अवार्ड जीतने वाले ये कौन थे? ये पहले ड्रामाटिस्ट थे। तो ये बहुत बेहतरीन ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है, जैसे अगर आपसे मैं अब देखो यहीं पे एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उस पहले इंडियन नॉवेलिस्ट का नाम बताओ। फर्स्ट इंडियन नॉवेलिस्ट टू विन, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड। अरे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। टू विन साहित्य अकादमी अवार्ड, अर्थ का अनर्थ कर देंगे। आर के नारायण। ठीक है, अगर पहले ड्रामाटिस्ट की बात करें तो अब कौन हो गए? महेश दत्तानी। अब बाकी दो चीज आपको छोड़ दिया हूं। पहले पोएट का नाम आपको बताना है कि किसने जीता। अभी हम लोग एक बार आपको वो दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश दत्तानी हो गया। द प्ले का नाम है साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन। साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन,
ये किसने लिखा था? ये विजय तेंदुलकर का वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है। पहले ये लिखा गया था मराठी में, फिर बाद में जो है ये ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। लेकिन ओरिजिनली ये पूछा गया कि ओरिजिनली किस लैंग्वेज में है, तो ओरिजिनली ये मराठी में लिखा गया था, सांताना ऐसे करके। विच पोएट रोड द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस? किस पोएट ने एक वर्क लिखा है जिसका नाम है कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये आगा साहिद अली खान। ठीक है, जो आगा साहिद अली खान है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये शायरी लिखते हैं इंग्लिश में, बहुत बेहतरीन। द डिस्टोपियन प्ले हार्वेस्ट, जो हार्वेस्ट एक डिस्टोपियन प्ले है, ये डील करता है विद आर्गन हार्वेस्टिंग। ठीक है, वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था? 38 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा? मंजुला पद्मनाभन। ठीक है, यस, कश्मीरी पोएट है, बिल्कुल सही है रुचि। आगा साहिद अली खान को याद रखिएगा, कश्मीरी पोएट है, और ये इंग्लिश में जो है वो लिखते हैं, शेर लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, बहुत बेहतरीन। 39 पे आते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये आप सभी को पता है, ये आप सभी के सिलेबस में है। एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है? तो ये ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड रैशनलिज्म, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। ये किसने लिखा था? निसी मिचकिल की पोयम है। इनकी माता को जो है कि स्कॉर्पियन काट लेती है, तो उसके लिए लिखा गया। ठीक है, इंडियन राइटर बेस्ट है, इजीली सब अच्छे समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ, अभी तक मजा आ रहा है कि नहीं? इंडियन राइटिंग जो हम लोग कर रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं? एकदम सब ऐसे ही याद हो जा रहा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं जो करा रहा हूं ये सब रिवीजन करा रहा हूं, आपको मजा आएगा। हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं। जैसे एक होता है कि ऐसा आदमी पढ़ा के टेंशन हो जाए, लगे कि अरे यार इसको तो फिर से अभी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अभी तो सर पढ़ा रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चीज तो अच्छी लग रही है लेकिन समझ में कम आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई किसी के मन में टुनटुन तो नहीं है कोई जिसके मन में ऐसी बात चल रही हो लेकिन वो बेचारा कह नहीं पा रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। और सोचो केवल एमसीक्यू के थ्रू हम करवा रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम एमसीक्यू के थ्रू आपको मेजर चीजें कवर करवा दें और सारी चीजें हो जाए। आपने नहीं पढ़ा है लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप थोड़ा भी फोकस करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। और बार बार एक ही चीज मैं कहता हूं कि फुल अटेंशन रखिए। जब क्लास ले ही रहे हैं, टाइम दे ही रहे हैं और आपके जीवन के कुछ घंटे बचे हैं, मतलब आपकी नौकरी, आपके सिलेक्शन के बीच और आपके ये जो अभी का समय, इसके बीच में कुछ ही समय बचा है, तो इस समय अपने आप को फुल कंसंट्रेशन में रखिए और एक एक मिनट बेस्ट यूटिलाइज करिए ताकि जो पढ़े वो दिमाग में जाके छप जाए। विच पोएट रोट समर इन कलकत्ता? समर इन कलकत्ता लिखने वाला कौन पोएट है? ये कलेक्शन का नाम है, साथ ही साथ जो है ये एक पोएम भी है। किसने लिखा? आप सभी को पता है, कमला दास महोदय हैं। कमला दास किस तरह की पोएट्री लिखती हैं? कन्फेशनल टाइप ऑफ पोएट्री लिखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अवार्ड और रिकॉग्निशन की ओर लेके चलते हैं। बहुत बेहतरीन, ये मतलब ऐसा आपको नोट्स मिलेगा नहीं, ये पूरी तरह से नोट्स पे बेस करके एमसीक्यू बनाए गए हैं। जैसे नोट्स है वैसे एमसीक्यू है, तो सब कुछ आपको क्रम से मिलेगा। और एकदम बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये हमने आपके लिए रेडी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन राइटर टू विन साहित्य अकादमी अवार्ड? आप सभी को पता है कौन है पहले इंडियन राइटर जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? बताइए। तो आर के नारायण। किसके लिए मिला था? तो सिंपल सी बात है, गाइड के लिए मिला था। 1960 में गाइड के लिए। ठीक है। विच ऑथर इज द ओनली राइटर टू विन इन इंग्लिश टू विन ज्ञानपीठ? ज्ञानपीठ अवार्ड जो है पहली बार दिया गया है, बहुत सिंपल है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जीतने वाले पहले राइटर कौन है? जब पहली बार दिया गया है अभी, तो एक ही राइटर है जिसे मिलेगा। एक ही राइटर है जिसको अभी तक ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, तो कौन है भाई? जल्दी से। बहुत अच्छा भी जवाब सभी का सही आ रहा है, अमितो घोष। ठीक है। द बुकर ऑफ बुकर प्राइज, ये मैंने आप लोग को बहुत पहले बता दिया, अभी जब डिस्कस हो रहा था तभी बताया था कि बुकर ऑफ बुकर प्राइज जो है कोई एक राइटर है जिसके नावल को मिला है। बुकर ऑफ बुकर प्राइज 25 सालों में जो है मिलता है, अगर वास्तव में कोई बेस्ट नावलिस्ट हो तो, कोई वर्क हो तो ये जो वर्क था इनका मिडनाइट चिल्ड्रन, ये इतना हिट हुआ था, इतना सेमिनल वर्क है कि ये दोबारा जब 25 साल बाद भी ये बेस्ट नावल बना रहा, इसीलिए इस नावल को बुकर ऑफ बुकर प्राइज मिला। ये बहुत बड़ी बात है भाई।
किसी भी इंडियन नॉवेलिस्ट के लिए सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि श्री मेड हिस्ट्री इन 2022 बाय विनिंग द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर, बताइए 2022 में बुकर प्राइज मिला था गीतांजलि श्री को, किस वर्क के लिए मिला था इनको बुकर प्राइज? तो इनको मिला था टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, ये क्यों हिस्ट्री बनाया, ये क्यों अपने आप में अलग टाइप का है, कोई बता सकता है ये अलग टाइप का क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट हिंदी नावल है, ये हिंदी नावल था जिसे ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, इसलिए ये स्पेशल है। हिंदी नावल टू बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, और चूंकि बुकर प्राइज हमेशा इंग्लिश के नावल्स को मिलता है, तो ये ट्रांसलेट किया गया और इनको मिल गया, ये बड़ी बात है। बहुत अच्छा जी। विच नॉन फिक्शन बुक बाय शशि थरूर वन द साहित्य अकादमी अवार्ड? ठीक है, रुचि कुमारी इसी पे रिसर्च चल रहा है क्या? आपको पूरा ट्रांसलेटर का भी नाम याद है? हाँ, कि नोट्स आपने अच्छे से पढ़ लिया लग रहा है। ठीक है, विच नॉन फिक्शन बुक बाय शशि थरूर वन द साहित्य अकादमी अवार्ड? कौन सा नॉन फिक्शन बुक है जो 2019 में आपको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है? ठीक है, तो इनग्लोरियस एम्पायर, ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक, अनीता देसाई वोन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर विच नावल? अनीता देसाई को अपने किस नावल के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो फायर ऑन द माउंटेन के लिए मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी से करते हैं। जयंत महापात्रा वाज द फर्स्ट इंडियन पोएट इन इंग्लिश टू विन साहित्य अकादमी अवार्ड। अब देखो पोइट्री वाला भी आ गया। जयंत बताइए, जयंत महापात्रा पहले इंडियन पोएट हैं जिन्होंने कोई अवार्ड जीता था इंग्लिश में, उस अवार्ड का नाम बताइए, कौन सा अवार्ड इन्होंने जीता था 47 में? तो इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था जयंत महापात्रा ने। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी याद हो गया कि नहीं तीनों अवार्ड? अब बताइए, नावल में किसने साहित्य अकादमी अवार्ड पहली बार जीता था? तो कौन है? आर के नारायण। ड्रामा में किसने जीता? ड्रामा में किसने जीता, जल्दी बताएं। और फिर उसके बाद पोइट्री में किसने जीता? महेश दत्तानी। और पोइट्री में किसने जीता? तो है जयंत महापात्रा। तीनों का नाम याद हो गया आपके लिए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अरुंधति राय का जो 2025 का एक वर्क आया है जिसे ममायर है, ठीक है, ये जो है कौन सा वर्क है जो अभी लेटेस्ट 2025 में आया अरुंधति राय का? तो मदर मैरी कम टू मी, बी है वो, मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक है, आजादी यहाँ पे आ गया है तो इसलिए मैं आप सभी को बता दूं कि जो आजादी है एक बहुत ही बेहतरीन नावल है जो चमन नहाल के द्वारा लिखा गया है। चमन नहाल बहुत ही फेमस राइटर है। ठीक है, यहाँ दो वर्क का नाम मैं आप सभी को बता दूं। चमन नहाल, ये भी इंडियन इमरजेंसी पे बेस करके, ये 1947, ये जो भारत का आज़ादी है, ठीक है, पार्टीशन, उसी पे बेस करके नावल है आज़ादी। इसी तरह से जो है एक नावल अ बेंड इन द गैंजेज है, अ बेंड इन द गैंजेज, ये किसके द्वारा लिखा है? बहुत ही फेमस नावल है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है बेंड इन द गैंजेस किसके द्वारा लिया गया है? तो मनोहर माल गोनकर, मनोहर माल गोनकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये भी नावल जो है बहुत फेमस नावल है, तो आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच आथर रोड द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज, जिसको पुलित्जर अवार्ड मिला था जनरल नॉन फिक्शन के फील्ड में? नॉन फिक्शन के फील्ड में पुलित्जर अवार्ड किस राइटर को मिला था, किस वर्क के लिए? द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ मुखर्जी। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द बेस्ट ऑफ द बुकर, ठीक है, वोटेड इन 2008 फॉर द 40th एनिवर्सरी। देखो, एक मिला था बुकर ऑफ बुकर प्राइज, फिर उसके बाद बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज मिला। वो कौन सा वर्क है जिसको ये मिल सकता है? तो ये मिल सकता है बस मिडनाइट चिल्ड्रन को। बहुत बड़ी बात है ना, किसी एक इंडियन वर्क को बार बार मिल रहा है। बुकर ऑफ बुकर मिला था, फिर बेस्ट ऑफ बुकर मिला 40 साल बाद। बहुत बड़ी बात है।
50 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम कंटेम्पोररी एज में आते हैं। इस समय के जो राइटर्स हैं उनके वर्क्स को देखते हैं। अमीश त्रिपाठी, अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो, तो ये जो है माइथोलॉजी लिखते हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन माइथोलॉजिकल नॉवेल्स लिखते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखते हैं माइथोलॉजिकल रिटेलिंग। ठीक है, शिवा ट्रिलॉजी इन्होंने लिखा है, बिल्कुल। द नावल, ठीक है, गजक गचर गोचर ये जो है बाय विवेक संभाग वाज ओरिजिनली रिटन। ये बताइए किस लैंग्वेज में ओरिजिनली जो है लिखा गया था। 52 का आंसर। तो ये ओरिजिनली जो है कन्नड़ा में लिखा गया था। जीत थाइल का जो है नार्को पुलिस, ये एक्सप्लोर करता है ड्रग अंडरवर्ल्ड ऑफ विच सिटी। किस सिटी के ड्रग अंडरवर्ल्ड को जो है रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये बॉम्बे, मुंबई सिटी के उसको रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं आप लोग, अब बहुत हम फास्ट करेंगे। अभी एक्चुअली ना क्वेश्चन नंबर 85 से बहुत फास्ट होगा, लेकिन ये सारे आपके लिए बहुत जरूरी है। विच आथर रोट इंडिया आफ्टर गांधी, ये बहुत ही बेहतरीन। एक्चुअली ये जो आथर है ना, ये है तो एक तरह से हिस्ट्री के प्रोफेसर है, ये बहुत बड़े फेमस प्रोफेसर हैं। लेकिन ये है कि अब चूंकि हम लेटेस्ट कंटेम्पोररी राइटिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। तो इंडिया आफ्टर गांधी लिखने वाले हैं रामचंद्र गुहा, बहुत ही बेहतरीन राइटर है भाई। चित्रा बनर्जी का जो है एक वर्क है द पैलेस ऑफ इल्यूजन, ये तो वर्क इतना फेमस है कि अभी ये सिलेबस में रखा गया है। तो ये महाभारत की कहानी को फिर से सुनाता है, लेकिन ये किसी और के पर्सपेक्टिव से सुनाता है। ठीक है, पैलेस ऑफ इल्यूजन बहुत ही बेहतरीन ये जो है आपका वर्क है। देखते हैं कौन इसका जवाब दे पा रहा है। किसके नजरिए से महाभारत की कहानी को सुनाता है? तो द्रौपदी के नजरिए से फिर से कहानी को सुनाता है। तो इसको नोट कर लें आप, बेहतरीन वर्क है। हु रोट इंग्लिश अगस्त, एक इंग्लिश अगस्त करके एक नॉन फिक्शनल वर्क है, सटेरिकल वर्क है, जो कि ब्यूरोक्रेसी पे एक सटायर है, जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी पे एक सटायर है। किसने लिखा था? तो उपमन्यु चटर्जी। ध्यान रखिएगा, उपमन्यु चटर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। तेजी से करते हैं, बस इतना ही आपको करना है, पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 57, रस्किन बॉन्ड का जो पहला नावल है, इन्होंने मात्र 17 साल की एज में लिख दिया था। उस नावल का कोई नाम बता सकता है क्या, जो इनका पहला नावल है? तो उस नावल का नाम है द रूम ऑफ द रूफ। ठीक है, द रूम ऑफ द रूफ। विच डायस्पोरा राइटर रोड द पुलित्जर विनिंग नेम सेक, बताइए कौन सा ऐसा डायस्पोरा राइटर है जो उसने पुलित्जर विनिंग बुक लिखा है नेम सेक? तो वो कौन है? झुम्पा लाहिरी। द आइबिस ट्रिलॉजी, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर, ये कौन है लिखने वाला? अमितो घोष। ठीक है। हु रोट एम एंड बिग होम, किसने लिखा है डीलिंग विद मेंटल इलनेस? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60, तो किसने लिखा है भैया? तो ये है जेरी पिंटो। कौन है? जेरी पिंटो। ठीक है, और ये जो नावल है साहित्य अकादमी अवार्ड भी इसको मिला है। ध्यान रखिएगा, 2016 का जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है वो किस नावल को मिला है? इसी वर्क को मिला है, एम एंड बिग होम। ठीक है, 2016 का साहित्य अकादमी अवार्ड। क्लियर है सभी को? आई एम क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? क्या मैं सबको क्लियरली ऑडिबल हूं, अंडरस्टैंडेबल हूं, सभी को समझ में आ रहा है जी? चलिए, अब कुछ बहुत ही बेहतरीन नावल की ओर चलते हैं, बेहतरीन वर्क की ओर चलते हैं, जिन्होंने माइलस्टोन एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, और अब देखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। अब आपको ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, आपको जल्दी जल्दी बताना है, चूंकि ये बहुत ही बेहतरीन वर्क्स हैं और इनका आपको बस ध्यान रखना है, बहुत हर एक थीम पे बेस करके हैं। तो चलिए, पार्टीशन हम आपको बता दे रहे हैं, आप ध्यान दें। जो क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 70 तक, यानी 10 क्वेश्चन हम किस पे देखने वाले हैं? पार्टीशन के थीम, यानी
आपका 1947 का जो समय है, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, तो पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस पे बेस करके जो 10 वर्क हैं हम उन पे बात करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। बेंड इन द गैंजेस पार्टीशन थीम पे है, बताइए कौन लिखने वाला है? मनोहर मालगोनकर। अनीता देसाई का क्लियर लाइट ऑफ द डे, बताइए ये जो है प्राइमरली सेट ड्यूरिंग द पार्टीशन, बताइए ड्यूरिंग द पार्टीशन किसके पार्टीशन पे बेस करके प्राइमरली है ये? तो ये ओल्ड दिल्ली, ठीक है, पार्टीशन की बात हो रही। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल आजादी, ये आप सभी को बता दिया चमन नहाल। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ सलमान रश्दी मिडनाइट चले, इसका सेंट्रल थीम क्या है? ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा? तो इसका सेंट्रल थीम होगा नेशनल आइडेंटिटी एंड अलीगरी, अलीगोरिकल तो है ही। अलीगोरिकल कैसे है आप बताइए? जब ऊपर से कुछ और दिखे अंदर से, जैसे आप देखते हैं तो हर करेक्टर, जैसे शिवा नाम का जो करेक्टर है वो भगवान शिव पे आधारित था, ठीक है। जो आपकी पद्मा है वो पार्वती जी पे ऊपर आधारित करेक्टर है, ठीक है। आप पूरी जब स्टोरी में देखते हैं तो आपको 1900 जो लड़का पैदा होता है यानी पार्वती का और इनका, वो सलीम सिन्हा नहीं बल्कि शिवा का लड़का माना जाएगा। सलीम सिन्हा उसका फादर बनता है। तो जो उनका बच्चा पैदा होता है वो जो आदम सिन्हा पैदा होता है वो भी कैसा है? वो गूंगा बहरा पैदा होता है। क्यों? 1945 में जो देश से इमरजेंसी लगी हुई है, गूंगा और बहरा है। अलीगोरिकल, अलीगोरिकल सिंबोलिज्म दिखाया जा रहा है आपको। और जब 1977 के समय दिवाली सब लोग मना रहे हैं, उस समय के आसपास का समय, उसी दौरान जो है क्या होता है? अचानक उस बच्चे की आवाज आ जाती है, वो बोलने लगता है, उसको सुनाई पड़ने लगता है। ये अलीगोरिकली जो है दिखा रहा है कि हमारा इमरजेंसी अब खत्म हो चुका है, हट चुका है। अब लोग को फिर से सांस लेने की, बोलने की, अपने काम करने की आजादी है, ठीक है। तो ये चीज चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान के प्रोटोगनिस्ट का नाम कोई बता सकता है? तो अगर डिलीट मेथड भी इस्तेमाल करें तो बखा तो हो नहीं सकता, राजू हो नहीं सकता, मूर्ति हो नहीं सकता, जग्गू। तो यही चीज ध्यान देना है, जुगत। तो अगर आप थोड़ा डिलीट मेथड भी इस्तेमाल करेंगे तो कर सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ महेश दत्तानी डांस लाइक अ मैन? इसका प्राइमरी थीम क्या है? ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब हम थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 66 से लेके क्वेश्चन नंबर 66 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक हम करने वाले हैं प्ले, प्ले और सिंबल पे बेस करके क्वेश्चन। ध्यान दें, 61 से 65 तक था पार्टीशन पे एंड इंडिपेंडेंस पे। अब हम आ गए 66 से 70 तक इस प्ले पे क्वेश्चन। तो चलिए आइए, महेश दत्तानी का जो प्ले है डांस लाइक अ मैन, तो ये किस पे बात करता है? तो ये बात करता है जेंडर रोल्स एंड भरतनाट्यम पे। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाए गए हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स मटेरियल फॉर गिरीश कर्नाड नागमंडला? नागमंडला जो है गिरीश कर्नाड का बहुत ही फेमस नावल है, सॉरी ड्रामा है। इसका प्राइमरी सोर्स क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आप लोग देंगे। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाए। तो इसका बहुत से सभी लोग जवाब दे रहे हैं। अच्छा, बहुत से। हीरोइन का नाम है रानी। ठीक है, फॉकलोर। अच्छा चलिए, आप लोग मुझे जल्दी बताइए, गिरीश कर्नाड के कम से कम जो है, आप दो नावल का तो नाम बता दें। एक नावल आपके सिलेबस में भी है। ये हेड्स कौन बता रहा? गिरीश कर्नाड। अच्छा, हैवदना की ओर चले गए। अच्छा, हैवदना भी है, बहुत अच्छा जी। और कोई एक नावल का नाम बता सकता है? ययाति, तुगलक। ठीक है। गिरीश कर्नाड का जो हैवदना है, विच बॉडी पार्ट्स आर स्वैप्ड? कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो स्वैप हो जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, बताइए। तो कौन से हैं? हेड्स को बदल दिया जाता है, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले इबोंग इंद्रजीत?
बताइए ये प्ले के आथर कौन है? 69 क्वेश्चन का आंसर जवाब देंगे आप लोग तो ये बादल सरकार, बहुत ही बेहतरीन जो है। टू विच सिटी डज द सुल्तान शिफ्ट हिज कैपिटल इन द प्ले तुगलक? ये तो आप सभी को पता है, कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद। तो आप सभी को ये तो पता ही है, तो आप बहुत आसानी से इसके जवाब दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारे थे, आप सभी के हो गए। अब जो हम अगले 5 क्वेश्चन करने वाले हैं वो बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं फर्स्ट लिटरेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कौन से फर्स्ट अवार्ड जीतने वाले लोग हैं। जरा जल्दी जल्दी देखते हैं कौन बता पा रहा है। हु वाज द फर्स्ट राइटर इन इंग्लिश टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड? बताइए कौन है? अभी हम पहले कर चुके हैं, रिवीजन हो रहा है। ज्ञान अमिताभ घोष। हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्ले राइट इन इंग्लिश टू विन द साहित्य अकादमी अवार्ड? बहुत आसान है, महेश दत्तानी। हु वाज द फर्स्ट बुकर प्राइज विनर ऑफ इंडियन ओरिजिन? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार बुकर प्राइज इंडियन ओरिजिन के पर्सन को मिला था, किसको मिला था? क्वेश्चन नंबर 73 का जवाब आप लोग देंगे तो कौन है? वीएस नायपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डायस्पोरिक राइटर है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ दीज इज ऑफन साइटेड एज द फर्स्ट फीमेल इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट? बताइए किसको जो है फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट के रूप में अक्सर हम देखते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें जो बाकी 3 है, कमला दास, तोरू दत्त, सरोजिनी नायडू, वो तीनों क्या है? पोएट है। तो इसमें जो अगर देखा जाए तो नॉवलिस्ट केवल एक ही है, अनीता देसाई। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। विच दलित ऑटोबायोग्राफी, कौन सी ऐसी दलित ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में है? ट्रांसलेशन वाज द फर्स्ट टू गेन ग्लोबल फेम, जिसको पहली बार ग्लोबल फेम मिला था। ध्यान दीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। झूठा, ये इस समय बहुत जगह बहुत ज्यादा सिलेबस में है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। और जहां भी ट्रांसलेशन राइटिंग पढ़ाया जाता है तो वहां ये बहुत ज्यादा सिलेबस में है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। झूठा भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है। हु वन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर पोएट्री इन 2024? ये बहुत बेहतरीन है। 2024 में साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला था पोएट्री के लिए? कौन बताएगा? तो ये कौन है? रंजीत होस्कोट। ठीक है, बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑथर इज लीडिंग द ट्रेंड ऑफ क्लाइमेट फोकस्ड नरेटिव? बताइए कौन सा ऐसा ऑथर है जो क्लाइमेट फोकस्ड नरेटिव आजकल लिख रहा है, स्पेशली 2020 में लिखने वाले राइटर? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं कौन जवाब दे रहा है। तो अमितो घोष। अमितो घोष ने अचानक जो 2020 वाला जो पूरा एरिया था 20s का, मतलब 2020 से लेकर 30 के बीच में, अभी वो लिख रहे हैं करेंटली, तो वो सारे क्लाइमेट फोकस नैरेटिव लिख रहे हैं, वर्क लिख रहे हैं। तो अमितो घोष है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ सलमान रश्दी 2000? ये सारे करंट के क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ताकि आपको फायदा हो। करंट के क्वेश्चन पूछेंगे, अक्सर देखिए करंट के क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं। तो 2023 का नावल जो है सलमान रश्दी का भी लेटेस्ट नावल कौन सा है 2023 का? कौन देखते हैं कौन बता रहा है? तो वो है विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी। हु ट्रांसलेटेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनिंग नावल टॉम ऑफ द सैंड? बताइए किसने जो है टॉम ऑफ द सैंड को ट्रांसलेट किया? ये भी क्वेश्चन आप सभी को अभी अभी आया था, ये क्वेश्चन किसी ने जवाब भी दिया था। बताइए। तो डेजी रॉकवेल। अच्छा केबीएस में आ गया क्या? अच्छा आया था केबीएस, बहुत अच्छा भाई। सारे क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना, अगर अच्छे क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग का बल्ले बल्ले हो जाएगा। इन विच ईयर डिड द 7 मून्स ऑफ द माली अल्मिडा विन द बुकर प्राइज? बताइए इस वर्क को कब बुकर प्राइज मिला था? तो इस वर्क को बुकर प्राइज कब मिला था? 2022 में। हु इज द ऑथर ऑफ द नावल सीरियस मैन? सीरियस मैन जो नावल है उसका ऑथर कौन है? कौन बताएगा भाई? तो इसके ऑथर कौन है? मनु जोसेफ। हु रोड द नावल द लो लैंड? लो लैंड नावल जो है किसने लिखा है? ये बहुत ही ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। और देखते हैं कौन बता पा रहा है। तो झुम्पा लहरी, झुम्पा लहरी ने लिखा है। व्हाट आर द सेंट्रल थीम ऑफ सी ऑफ पॉपीज? सी ऑफ पॉपीज का सेंट्रल थीम क्या है? पहली बात तो सी ऑफ पॉपीज देखते हैं कौन बता पाएगा किसने लिखा है।
सेंट्रल थीम लेबर एंड ओपीएम है, ठीक है, लेबर एंड ओपीएम। अमितो घोष, बहुत अच्छा जी। तो अमितो घोष हैं लिखने वाले सी ऑफ पॉपीज को, बहुत अच्छा। रुचि अंजलि के लिए तालियां हो जाए। अमितो घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत फास्ट और देखते हैं वेयर इज द स्टोरी ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स प्राइमरली लोकेटेड। ठीक है, बताइए कहाँ पे इसकी स्टोरी लोकेटेड है। ठीक है, पहली बात तो अगर बड़े लेवल में पूछे तो क्या बताएंगे, केरला। केरला में कौन सी जगह है, ठीक है, आयमेनम। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। तो बी आंसर होगा। हु इज ऑफन रिफर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। जिसको जो है फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के रूप में जाना जाता है, कौन बताएगा। तो इसका जवाब तो सभी को पता होगा, आर के नारायण। आर के नारायण। तो बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन है, सॉरी। कैसा लगा आप लोग को, मजा आया। सारी महत्वपूर्ण चीजें हमने इसमें करवा दी है। बाकी आपका नोट्स जब आप देखेंगे तो नोट्स में हमने सबसे पहले आपको देखिए जो इंडियन राइटिंग है उसका एक इंट्रोडक्शन दिया है कि इंडियन राइटिंग है क्या। फिर हमने आपको जो मेजर जो क्वेश्चन हम लगभग पूछ चुके हैं वो सारी चीजें हमने यहाँ पे दिया है आप सभी के सामने। फिर उसके बाद से हमने जो है इसको अलग अलग डिवाइड किया है, अलग अलग सेक्शन में। पहले पोइट्री का सेक्शन डाला, फिर उसके बाद पोइट्री को सेक्शन के जितने भी पार्ट हो सकते थे वो सब दिया आपको। ये सारे क्वेश्चन हमने वहां ले लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है, ठीक है, पोइट्री के बाद अच्छा सबसे बड़ी चीज जानते हैं आप लोग क्या है, जो पोइट्री का सेक्शन है ना, हर सेक्शन के बाद हमने 10 क्वेश्चन, 10 बेहतरीन वर्क सेलेक्ट किया है। जैसे 10 आइकॉनिक पोएम दैट रिप्रेजेंट द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री, ये काफी बहुत बेहतरीन है। जैसे आवर कैसारना ट्री, ये जल्दी जल्दी आप देख लें थोड़ा, जो आइकॉनिक वर्क है आवर कैसारना ट्री, उसके बारे में हमने आपको कुछ मेन मेन चीजें बताई है। तरू दत्त का द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये सरोजिनी नायडू का जो है फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, बहुत ही बेहतरीन है। गीतांजलि आप सभी को पता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आया था 1912 में। जल्दी जल्दी आपको दिखा दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निसिम स्किल का है, यहाँ इंट्रोडक्शन आप सभी के सिलेबस में था, कमला दास का। फिर उसके बाद स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट हाउस ए के रामानुजन का है। हंगर जयंत महापात्रा का है। द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ये किसका, आगा शाहिद अली खान का। गजल, जो मैं आप लोग को बताना चाहता था, बार बार शायरी बोल रहा था, गजल राइटिंग बार बार पूछा जाता है, गजल एग्जैक्टली वर्ड गजल है। गजल राइटिंग के लिए आपसे एग्जाम में पूछ दे कि कौन सा ऐसा पोएट है या राइटर है जो गजल राइटिंग के लिए फेमस है, तो ध्यान रखना है कौन सा है वो, आगा शाहिद अली, कश्मीरी पोएट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। पोस्ट कार्ड फ्रॉम गोल्ड गॉड एंड गर्ल्स आर कमिंग आउट ऑफ द वुड्स, ये बहुत ही बेहतरीन आपके 10 पोएम हमने आप सभी के लिए दिए हैं, बनाए हैं, ठीक है। अब हम जल्दी से चलते हैं नावल सेक्शन में। और नावल सेक्शन में आप देखें तो नावल सेक्शन में सबसे एंड में हम आते हैं, और आपको मैंने नावल में 25 नावल बेस्ट वाले नावल सेलेक्ट किए हैं, जिनको बस आपको एक रीडिंग लगानी है, बस वो मेरे साथ ही करिए आप। राजा राम मोहन राय का जो सॉरी राजमोहन वाइफ, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वर्क है और ये पहला नावल माना जाता है इंडियन इंग्लिश में। अनटचेबल आप सभी को पता है, एक स्वीपर की कहानी है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये जो है स्कूल बॉय स्वामीनाथन की कहानी है, ठीक है। कांथापुरा आप सभी को पता है, मूर्ति इसके हीरो हैं, उनकी कहानी। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये कहानी है इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की। आप बता सकते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान किस गांव पे आधारित है, इसका कैरेक्टर का नाम कौन है प्रोटैगनिस्ट का, बताइए, देखते कौन बता पा रहा है, जल्दी फास्ट। प्रोटैगनिस्ट का नाम बताइए, ट्रेन टू पाकिस्तान के गांव का नाम बताइए। अंजलि दीक्षित के लिए तालियां हो जाएं। और किसने किसने बताया, बस 3 लोग के नाम लूंगा। रुचि कुमारी नहीं, अंजलि अनामिका ने बताया जगत कैरेक्टर का, अंजलि, रुचि, अनामिका, राजकुमार जी, रुचि, अंजलि, अनामिका, सोनम, बस इतने लोग हैं। बाकी सब नींद में चल रहे हैं, सब नींद में आ गए हैं क्या, जबरदस्ती आप लोग बैठे हुए हैं। नोबडी इज रिप्लाइंग, व्हाट इज हैपनिंग। चलिए, तो ध्यान रखना, कांथापुरा, ट्रेन टू पाकिस्तान हो गया है। द गाइड, गाइड के हीरो का नाम है राजू, ठीक है। जो शुरुआत में आप लोग क्वेश्चन भी पूछा हूं कि पहले टूर गाइड था, बाद में क्या बन जाता है, सेंट बन जाता है।
क्यों नहीं आ रहा? अभी तो बताया हूँ, पूरा ध्यान नहीं दे रहे हो आप। अभी थोड़ी देर पहले दोनों क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, बस पूरी तरह से मन लगाना है। मुझे लग रहा है छाया जी, पानी पानी बगल में नहीं रखी है क्या? एक कटोरे में पानी रखना, बड़े से कटोरे में। ठीक है, यहाँ आटा जिसमें गूंथते हैं, और उसके बाद से जो है जहां नींद आए तो तुरंत उसमें अपने सर को दे देना है। ठीक है, फिर वहीं पे एक तौलिया रखिए जिससे मुंह को पूछ लीजिए। ये काम करना है। ठीक है, ऐसा करेंगे तो फिर तुरंत जो है फटाफट सारी चीजें भी याद आ जाएंगे। हम्म। अच्छा, माइग्रेन हो जाएगा? अच्छा, चलिए। क्राई द पिकॉक। ठीक है, क्राई द पिकॉक जो है अनीता देसाई का नावल है ये, और इसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है माया। हम्म। सरपेंट एंड द रोप जो है फिलोसफिकल जर्मनी है, एक ब्राह्मी स्कॉलर की और फ्रेंच वाइफ के साथ उसके रिलेशनशिप को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये भी बेहतरीन है। स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिली विश्वास, ये अरुण जोशी का नावल है। मिडनाइट चिल्ड्रन बता ही दिया आपको, शैडो लाइंस बता दिया है, सुटेबल बॉय बात हो गई है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति की नावल है। ठीक है, और ये दो ट्विंस की कहानी है, राहेल एंड ईसा। ये इंपॉर्टेंट है, राहेल एंड ईसा की कहानी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, गड़बड़ी क्या हो जाती है कि भाई बहन के बीच में ही प्यार हो जाता है। ठीक है, तो उनके साथ जो इंसेस्ट इसे बोलते हैं, अगर इस तरह का रिलेशनशिप हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाए जिसमें एक ही ब्लड ग्रुप के लोग हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंसेस्ट, INCEST। अब फाइन बैलेंस के बारे में बता दिया कि ये इमरजेंसी पे बेस करके है। फिर उसके बाद द नेम सेक झुम्पा लाहिरी की नावल है, इसमें गोगोल गांगुली करेक्टर के रूप में है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किरण देसाई की नावल है। द वाइट टाइगर जो है ये बलराम हलवाई की कहानी है, जो ड्राइवर है। ठीक है, फिर उसके बाद से इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, ये बहुत अमीश त्रिपाठी जो है ना, आप सभी को बताया कि ये किस तरह के नावल्स लिखते हैं, माइथोलॉजिकल वर्क्स लिखते हैं, माइथोलॉजिकल नावल लिखते हैं, जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स उनको एज अ हीरो हीरोइन लेते हैं। जैसे इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा में हीरो कौन है? शिवा है। तो शिवा जी को, जो गॉड शिवा है, उनको री इमेजिन किया है एक टाइबेटियन ट्राइबल लीडर के रूप में। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को। नार्को पुलिस जो है ये ड्रग बेस्ड करके कहानी है, बॉम्बे एंड डबल की कहानी है। सीरियस मैन जो है मनु जोसेफ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एम एंड द बिग होम, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद से जो है आपका जो है घच्चर घोचर घचर घोचर जो है विवेक, हाँ, शाइनबाग के द्वारा लिखा गया है भाई। फिर उसके बाद सेवन मून्स ऑफ माली अल्मिडा, फिर उसके बाद विक्ट्री सिटी, और फिर सब मदर मैरी कम्स टू मी। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, और ये सारे इनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपके उसमें भी पूछे थे, बेहतरीन है। तो आपने देख लिया, इसमें 25 जो वर्क थे वो फेमस फेमस, वो मैंने सारे आपको दिखा दिए, बस उतना ही ध्यान रखना है। फिर अब अगला सेक्शन आपका शार्ट स्टोरी है। शार्ट स्टोरी में जो मेजर आपके 10 शार्ट स्टोरी है वो हमने लेने की कोशिश की है। बहुत काबली वाला, ये बहुत फेमस इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो काबली वाला है। आप सभी को बताऊं, इस पे जो है इतना फेमस है कि अभी हम जो लोग पढ़ रहे हैं इंडियन लिटरेचर, काबली वाला जो है इंडियन लिटरेचर इन मूवी, क्या है, इंडियन फिल्म लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो फिल्म लिटरेचर है उसमें मतलब ऐसे कौन से नावेल्स हैं या कौन से ड्रामाज हैं, वर्क हैं जिन पे मूवी बनाई गई है, तो उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, बच्चों करवा रहे हैं। तो काबुली वाला जो है ये बहुत ही फेमस वर्क है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और ये जो है इस वर्क पे जो है एक मूवी बनी हुई है, बड़ी बेहतरीन वर्क है ये। तो याद रखिएगा, एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, जब 5 साल की रहती है, और उससे जो है काबुल का रहने वाला है फ्रूट सेलर, जो कि जिसका नाम है रहमत, वो जो है उस लड़की को देखता है, तो उस लड़की से उसे अलग प्रकार का स्नेह हो जाता है, हैं? तो उसको फ्री में जो है फ्रूट्स दे दिया करता था, रोज आता था तो जाते हुए उसके पास बैठता था। हालांकि उसके घर वालों को धीरे धीरे अच्छा नहीं लगता है, लोग शक करते हैं कहीं बाहर का आदमी है, लड़की को चुरा न ले जाए, ये सब तमाम बातें। और बाद में उस काबली वाला को जो है जेल में बंद कर दिया जाता है, चोरी की सजा में और कई चीजों के आधार पे। फिर बाद में बेचारा जब छूट के आता है तो बहुत दुखी रहता है, एक बार फिर से उस लड़की से मिलना चाहता है, लेकिन लोग उसे मिलने नहीं देते हैं, लेकिन वो फिर मिलता है।
और लड़की शुरुआत में पहचान नहीं पाती है, लेकिन जब वो बताता है तो पहचान जाती है। और आप लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो लड़की को इसलिए बहुत ज़्यादा इतना चाहता था या इतना उसके प्रति स्नेह था, क्योंकि उसकी भी खुद की बच्ची जो है उसी लड़की के बराबर थी, और उस लड़की के अंदर जो है वो अपनी लड़की का शक्ल देखता था। तो इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है ना, हाँ बिल्कुल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है काबली वाला। फिर उसके बाद बाबर्स ट्रेड यूनियन, ये पिछली बार आपके टीजीटी के कोर्स में पूछा गया था कि ये किसकी नावल है या इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है। तो इसका प्रोटैगनिस्ट का नाम है चंदू। तो ये मुल्क राज आनंद का एक जो है स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। एन एस्ट्रोलॉजर डे बहुत ही फेमस जो वर्क है आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना, बहुत ही फेमस है। काऊ ऑफ द बैरिकेड्स, ये राजा राव का वर्क है। द नाइट ट्रेन एट देओली, ये रस्किन बांड का है। गेम्स एट ट्विलाइट, अनीता देसाई का है, ठीक है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये झुम्पा लहरी का है। द कलेक्टर्स, ये रोहिंटन मिस्त्री का है। द लव एंड लॉन्गिंग ऑफ इन बॉम्बे, ये जो है विक्रम चंद्रा का है। द प्रोफेट्स हेयर, ये सलमान रश्दी का है। और सबसे लास्ट में हम आते हैं ड्रामा की ओर। ड्रामा में हमने आपके बेस्ट जो है ड्रामा बहुत अच्छे से बनाया गया, 20 बेस्ट जो है वर्क्स हैं इंडियन लिटरेचर के, वो हमने आप सभी के लिए शामिल किया है। और वो क्रम से है। परसिक्यूटेड, ये जो है कृष्ण मोहन बनरेजा का है। और द पोस्ट ऑफिस, इसमें बहुत फेमस है। देखो जो सबसे फेमस वो बता दे रहा हूँ, द पोस्ट ऑफिस, ये बहुत ही फेमस, ध्यान रखिएगा। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है, और ये अमल नाम का एक लड़का है, बहुत ही बीमार रहता है, ये उसके ऊपर कहानी है। अमल, ठीक है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछ देता है कि हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस का प्रोटैगनिस्ट कौन है? अमल। दिखा दे रहा हूं, किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्रा भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया वर्क है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये महाभारता पे बेस करके है, और उस समय की जो प्रिंसेस हैं चित्रा, उन पे जो है बेस करके है, ठीक है। उनके और अर्जुन के बीच की लव स्टोरी को दिखाया गया है। सावित्री जो है श्री अरविंदो के द्वारा लिखा गया पोइटिक ड्रामा है, ठीक है। हालांकि ये पोइट्री में आता है, लेकिन यहाँ पे हमने दे दिया है, कोई बात नहीं। तुगलक जो है गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया वर्क है। हैवदना गिरीश कर्नाड का है। साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन तेंदुलकर का है, विजय तेंदुलकर, बहुत ही बेहतरीन है ये वर्क। इसमें ध्यान रखिएगा, इसकी हीरोइन का नाम है मिस लीला बिनारे, मिस बिनारे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही फेमस करेक्टर है। और ये करेक्टर के ऊपर आरोप लगता है कि इनका एक टीचर होके इनका कैसे रिलेशनशिप हो सकता है कई लोगों के साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा अपने जीवन को मॉडर्न तरीके से जीती है, तो इनके ऊपर आरोप लगता है। इनके सारे जितने भी रिलेशनशिप हैं, इनके ढेर सारे प्रेमी हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए इनको जो है कोर्ट में केस लगाया जाता है, केस होता है, उसमें अपनी सारी बातें रखती हैं। घासीराम कोतवाल, ये भी बहुत ही प्यारा वर्क है विजय तेंदुलकर का, ठीक है। इबोंग इंद्रजीत, ये मैंने आप सभी को बता दिया, ये बादल सरकार का वर्क है। द स्लीप वॉकर्स, निसीम इजकिल का एक ड्रामा है। लैरिन साहिब, ये जो गुरुचरण दास का है। अब ये वाला ड्रामा बड़ा फेमस है, फाइनल सोल्यूशन, महेश दत्तानी का। डांस लाइक अ मैन, ये भी महेश दत्तानी का है। तारा, ये भी महेश दत्तानी का। तीनों वर्क, चूंकि महेश दत्तानी बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट हैं, इसलिए उनके तीनों वर्क को यहाँ दे दिया गया जो फेमस वाला है। फिर उसके बाद से हार्वेस्ट जो है मंजुला पद्मनाकर का है। नागमंडला गिरीश कर्नाड का है। एंड जो है जिन्स ऑफ, ठीक है, ऐदगाह, ये जो है अभिजीत मजूमदार का है। मंगलम जो है, ये जो है पोली सेन गुप्ता का है। वेडिंग एल्बम जो है गिरीश कर्नाड का है। और जो है ब्रेवरी फाट ऑन द क्वीन, महेश दत्तानी का। तो ये सारे जो मेजर वाले हैं वो सब हमने दे दिए हैं, ठीक है। उसमें भी जो हाईलाइटेड हैं, जैसे महेश दत्तानी हो गए, गिरीश कर्नाड हो गए, ठीक है, ये दोनों बड़े ही फेमस है, महेश दत्तानी, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर। इन तीनों का नाम विशेष रूप से आपको याद रखना है, ठीक है। इन तीनों के ज्यादा आते हैं कहानी, ठीक है। रुचि कुमारी, हाँ यस, वो स्कूल टीचर रहती है, बिल्कुल। अब सबसे लास्ट में चलते हैं नॉन फिक्शन प्रोज वर्क में, और सबसे एंड में आपको लेकर आते हैं वो कौन कौन से मेजर प्रोज वर्क हैं जो आप सभी को जानना चाहिए। तो 10 बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ इंडियन नॉन फिक्शन देख लें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप सभी के सिलेबस में है, ठीक है। ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है, डिफाइनिंग द इंडियन स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अंबेडकर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही रेडिकल क्रिटिक है हिंदी सोशल हायरार्की के। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया है।
द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये अमर सेन के द्वारा बहुत ही बेहतरीन वर्क है जो लिखा गया है। अमर सेन कौन थे, कोई बताएगा अमर सेन भारत में क्यों प्रसिद्ध है, कौन थे? इंडिया आफ्टर गांधी, ये जो है ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है, इकोनॉमिस्ट थे ये, बहुत अच्छा। मैक्सिमम सिटी जो है ये सुकेतु मेहता के द्वारा लिखा गया है। इनको कोई अवार्ड मिला था क्या, शायद नोबेल प्राइज मिला था क्या इकोनॉमिक्स के फील्ड में? यस, मुझे याद आ रहा है, अगर आप लोग कंफर्म करेंगे मुझे। यस, इंडिया, यस आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा। मैक्सिमम सिटी, ठीक है, सुकेतु मेहता। इनग्लोरियस एम्पायर, ये जो है शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। ये एक तरह से मिस ऑफ ब्रिटिश रूल को रिप्रेजेंट किया गया, उसको क्रिटिक के रूप में है, आप देख सकते हैं। द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज, ये सिद्धार्थ मुखर्जी का वर्क है। और द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट इनजस्टिस, ये बहुत ही फेमस, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये पिछली बार शायद केबीएस एनबीएस में भी पूछा गया था, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो है अरुंधति राय का वर्क है। बटर चिकन इन लुधियाना, ये पंकज मिश्रा का वर्क है। तो ये सारे फेमस आपको हमने दे दिया। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको? सब कुछ हमने इस छोटा सा नोट्स है लेकिन सब कुछ दे दिया है। लेकिन आप सभी से मैं फिर एक बात कहूंगा कि इसको अब दोबारा, इसको बार बार देखो, आप में से टुनटुन मत बनने की कोशिश करना। अब जितने टुनटुन लोग होंगे वो कहेंगे लाओ यार इंडियन राइटिंग या पूरा तैयार कर लें। अब इंडियन राइटिंग को तैयार करने के चक्कर में आप, हो सकता है कि आप इसको 4 घंटा दे दें पढ़ने में, अब फिर आप बर्बाद हो गए हैं। आपको इसको मैक्सिमम अब से लेके आप एग्जाम तक 1 घंटा से ज्यादा और नहीं देना है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन। अब इस पे हम आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे भैया मेरा नोट्स है तो आप इसको खूब बढ़िया से पढ़ो रट जाओ, नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा भैया? 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, काहे कहूं? बर्बाद थोड़े ना करना है आपको, है ना? तो बस अभी हमने जितना बता दिया मेजर चीजें आपके दिमाग में आएगा। तो आप देख लेना, और फिर उसके बाद से जो है आप इसको एक बार और रीड कर लेना, मन करेगा तो वीडियो डबल करके देख लेना, इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा इस पे टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तो बस इतना ही आप सभी से बताना था। आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं। अच्छा, अंजलि कह रही है ऐसे ही मूवमेंट पे क्वेश्चनेयर सेक्शन करा दीजिए बस। अरे अंजलि चिंता मत करिए, अब हम मूवमेंट भी करा देंगे और पोइट्री भी करा देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 घंटे में हमने इंडियन लिटरेचर को खत्म किया है, देखा जाए तो। लगभग 1.25 घंटे। इसके पहले का जो सेक्शन था उसमें हमने आपसे बात किया था, पूरे एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया था, एलटी ग्रेड का पेपर कैसे आता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पे हमने बात किया था, जो पहला सेशन था आज का। और उस पहले सेशन में हमने आपको जो इंडियन जो मूवमेंट का सेक्शन है, जो आपका मूवमेंट का सेक्शन है लिटरेरी टर्म उससे रिलेटेड, उस पे बात किया था, उसको बताया था कैसे पढ़ना है, क्या चीजें हैं। जो दूसरा सेक्शन हमने लिया ये मुश्किल से 1.25 घंटे का है, जिसमें हमने पोइट्री पे बात किया। तो बहुत बड़ी बात है, 1.25 घंटे में आपने पूरा जो है इंडियन राइटिंग कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल। सर आथर्स के डीओबी नहीं लर्न हो रहे हैं क्या, वो बहुत जरूरी नहीं? जरूरी है, डीओबी वगैरह इतना नहीं पूछा जाएगा भाई, इस एग्जाम में डीओबी बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, उससे लेकर बहुत परेशान मत हुई। इस एग्जाम के लिए डीओबी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने चीजें हैं पूछने के लिए कि डीओबी ही काहे पूछेंगे वो। ठीक है, तो बस आप ये काम करना कि जो बहुत बड़े बड़े राइटर हैं उनके लिए थोड़ा बहुत ध्यान देना, वो ऐसे ही याद होंगे आपको। बाकी इस एग्जाम के लिए डीओबी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल न रटने की कोशिश करें, आप बस जो मेजर राइटर्स हैं उन्हीं के ध्यान रखें, उन्हीं के रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है, बाकी छोटे मोटे राइटर्स का डीओबी नहीं पूछने वाला। ठीक है, एक लेटेस्ट आप सभी को ध्यान देना है कि आप सभी से और क्या पूछा जा सकता है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे जो इंडियन राइटिंग है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो लेटेस्ट जिनकी डेथ हुई है।
तो जन्म की वजह मृत्यु ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। जैसे आपके पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है तो उसमें जो राइटर्स हैं, स्पेशली जो आपका मतलब जो हम नावल राइटिंग पढ़ रहे हैं, जैसे चूंकि आपका इस सेक्शन इसमें इन्होंने बड़ा ज्यादा सिलेबस रखा है ना, तो बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जिनका लेटेस्ट में डेथ हुआ। तो वो सारी चीजें हैं। तो आपको क्या करना है कि आप ये देखिए कि 2000 से लेके 2026 के बीच में मरने वाले राइटर कौन से हैं। तो उन राइटर को थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा आपको। 2000 से लेके 2026 के बीच में जो राइटर मरे हैं उनके मरने के ईयर को याद रखें। जैसे मुझे अच्छी तरह से याद है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि बहुत बार आया, जैसे मुल्क राज आनंद की डेथ कब हुई है, कमला दास की डेथ कब हुई है, आर के नानी, ये सब 2000 के बाद में इनकी डेथ हुई है। यस, टर्म स्टॉपर नहीं आने वाले हैं, इसलिए उनको लेकर परेशान नहीं होना है रुचि। जो आपके सिलेबस में राइटर हैं सिर्फ उन्हीं के डेथ को ध्यान रखना है। जो सिलेबस के आपके राइटर हैं, पोइट्री, प्रोज, ये सब सारे उनके। हाँ, अगर कोई इंडियन राइटर है, अगर उनकी डेथ हुई है तो आप निश्चित तौर पर उससे ध्यान रख सकते हैं, जैसे मैंने बताया। ठीक है, ये हाँ, गिरीश कर्नाड बिल्कुल याद रख सकते हैं आप। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए क्योंकि ये बहुत फेमस राइटर है और हाल ही में इनकी डेथ भी हुई है। सबसे लेटेस्ट में मरने वाले शायद यही है ना, गिरीश कर्नाड। तो ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग को आइडिया सब समझ में आ गया कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं? अब जेके रोलिंग नहीं आने वाली कोमल गुप्ता जी। आप लोग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाओगे तो फिर दिक्कत होगा। मैं आप लोग को जो बताता हूँ उतना समझा करो। मैं बता रहा हूँ सिलेबस, सिलेबस तो पूछने की औकात नहीं है, बाहर कहाँ जाएंगे जेके रोलिंग और उनको टॉम स्टॉपर्ड को पूछने। ठीक है, आप लोग तो ध्यान दें, आप लोग सिलेबस पे फोकस करके बस ध्यान देना है। तो बस इतना ही बताना था। आज की मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। कल आपकी क्लास जो होगी प्रोबेबली वो शाम के समय होगी, क्योंकि कल मुझे कॉलेज जाना है। कॉलेज से मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा और फिर उसके बाद आप लोग की शाम में मैं क्लास रखूंगा। लंबी क्लास होगी, 2 बार हो सकती है। एक बार हो सकता है कि हम इवनिंग में जीके क्लास के बाद कर लें और फिर उसके बाद रात में और कर लें। तो इट इट विल डिपेंड कि कितना मुझे कल समय मिल पाया है। मैं अपनी तरफ से रेडी रखने की कोशिश करूंगा और कल मेरी पूरी तरह से कोशिश होगी कि मैं लिटरेरी टर्म्स सारे और लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट पूरी तरह से करा दूं, ताकि आपके 25 से 30 नंबर जो हैं आपके आ जाए। और मैं फिर बता रहा हूं कि जैसे आप पूरा जितना क्वेश्चन आपका ड्रामा, पोएट्री और वो सब मिला के आएगा, लगभग उससे थोड़ा ही कम, जैसे पूरे लिटरेचर के आप ऐसे समझ लें कि पूरे लिटरेचर का 40% क्वेश्चन आपके आने वाले हैं कहाँ से? लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट से। लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स। और जो 60% क्वेश्चन है वो आपके आने वाले हैं आपके लिटरेचर सेक्शन में, पोइट्री से, ड्रामा से, जो नॉवेल्स हैं, जो जो वर्क दिए गए हैं, मतलब जो लिटरेरी वर्क्स के सेक्शन है, वहां से आपके 60% क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए, तो सभी को गुड नाइट। कैसा लगा आप लोग को सेशन? ये आप लोग थोड़ा, मैं माइक खोल रहा हूँ, देखते हैं आप में से एक तो बोलते तो आप लोग हैं नहीं। हाँ, अब मैं जबरदस्ती ज़्यादा करता नहीं हूँ, तो देखते हैं एक दो लोग शायद बोल दें, और बोल दें तो आज की मीटिंग को यहीं पे एंड कर देंगे और कल मुझे एनर्जी मिलेगी कि आप लोग के लिए क्या लेकर आए हैं। एक मिनट, कहाँ से भी करूँ, माइक ऑन कर दूँ, और कोई चेहरा वोरा दिखाना चाहता हो तो वीडियो भी ऑन कर दे रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप हैं क्या बीच में? मुझे लगा था मीटिंग छोड़ दी है। यस, सर बताइए। डिस्चार्ज हो गई थी मोबाइल से। अच्छा, फिर चार्ज करके आए, क्या बात है भाई। जी सर। बताइए, अभी हमने क्या किया है? इंडियन, बहुत अच्छा रहा सेशन सर, बहुत फ्रूटफुल है और आने वाले हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है सभी के लिए। और बहुत अच्छा। जो आपने कहा सर वो बहुत बढ़िया है कि मूवमेंट से अच्छा खासा प्रश्न आने की उम्मीद है और आएगा भी, क्योंकि जो 3-4 एक्स्ट्रा ऐड किया गया है सिलेबस में टॉपिक, उससे तो जरूर कहीं ना कहीं से कट होगा तभी तो उसमें जुड़ेगा। हाँ,
सिंपल सी बात है ना? अच्छा है सर। तो अब इसको फटाफट जो है आप लोगों को मेन चीजें बता दिया गया। अब सोचिए मुझे एक क्लास में ही, वो भी ये 1.25 घंटे क्लास में सब कुछ बताना है। नहीं सर, ठीक है। बहुत बढ़िया, फिर भी हम्म। बहुत बढ़िया रिवीजन हुआ है सर। तो जो चीजें मुझे लग रहा था इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको सारा करवा दिया। ठीक है, चलिए जी बहुत सर। अच्छा दिनेश जी, थैंक यू। एंड एनीबडी एल्स, और कोई कुछ बताना चाहता है, कहना चाहता है? अंजलि गुड जी, सर। गुड इवनिंग। बताइए सोनम जी। सर बहुत अच्छा सेशन रहा और अब कॉन्फिडेंट भी फील हो रहा है कि अगर इंडियन राइटिंग से क्वेश्चन आया तो कर लेंगे टैकल। सर अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ भी आया। अच्छा बहुत अच्छा ही सेशन रहा सर, और कल इस पर लिटरेट टर्म्स पर भी सर ऐसे ही करा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल करवा सर देंगे। आपकी तबीयत खराब होने के बाद भी आपने इतने अच्छे से सेशन कराया, उसके लिए तो दिल से सैल्यूट है सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए थैंक यू। एक्चुअली हुआ क्या है ना, शाम को मैं फिर गया दवा लिया, और दवा लेने के बाद मैंने कहा चलो देखते हैं, है ना? हाँ सर, ओके। तब आपने मैसेज किया था तो बहुत आपका लग रहा था कि आपकी तबीयत खराब है। और बात यही है ना कि समय का अभाव है ना? अब अगर जैसे मान लीजिए यहाँ तो मैं आराम कर लूँ, यहाँ आपका सिलेक्शन हो जाए। जी सर। तो मैंने कहा कि उसके मेरा लिए सर थोड़ा सा आराम बहुत ही करना हृदय से कम जरूरी है, धन्यवाद है आप सर लोग का आपको। सिलेक्शन होना ज्यादा जरूरी है ना? तो ये प्रयास था मेरा। ठीक है, बिल्कुल सोनम, थैंक यू फॉर योर जी फीडबैक। सर। मिलते हैं कल, आपको हम निश्चित तौर पे लिटरेरी टर्म्स का बहुत अच्छे से करवाएंगे। एनीबडी एल्स, और कोई है भाई? बीरू सर को सर मेरा हम्म। नमस्कार बोलिएगा, क्योंकि उनकी तरह पढ़ाए गए जो लिटरेरी मूवमेंट है सर, हम्म। बहुत डीप पढ़ाया सर उन्होंने, हमने किसी भी बुक्स में उसको नहीं पाया सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बीरू हाँ सर सर, आप सभी के लिए मीनिंग बहुत आर्टिकल सर। ही स्पेशल सेशन लेकर आए थे वो। और बहुत। बहुत उन्होंने काम किया था। जैसे नॉर्मली जो है इतना काम करके कोई नहीं आता है। उन्होंने एक एक सेशन के लिए बहुत लंबी पढ़ाई की, है ना? बहुत ढेर सारी किताबों का अध्ययन किया तब लेकर आए। तो हवा में वो काम नहीं हुआ है, जो उन्होंने काम किया उसके लिए बहुत मेहनत किया है, तब वो चीजें आप सभी के लिए आ पाई। तो आप उनकी क्लास में उनको नहीं थैंक यू बोल पाए क्या? बोले थे सर, लेकिन अभी जब आप बोले हैं तो फिर हाँ। मन में आया है कि सर मिल जाते तो उनको पैर छू के उनका हम जो है आशीर्वाद लेते कि सर बिल्कुल आप जैसा आदमी सर इतना आपके मेहनत पास हैं, करके बिल्कुल आप चिंता ना करें, सर आपके पास ही रहेंगे, मिलते रहेंगे। अभी जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस में भी वो आपकी क्लासेस लेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके। तो थैंक यू। क्लासेस लेंगे, वो आपके पास हैं, बिल्कुल कहीं दूर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आपको मौके ठीक मिलेंगे। हम्म। ठीक सर, ओके, थैंक चलिए, यू सर। और लोग बताएं भाई, दो और फीडबैक बस चाहिए। ओके। हाँ राजकुमार जी, एक्चुअली मुझे लगा ना मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आप लोग को छोड़ के मैं चला गया था। और मुझे आप लोग की चिंता भी हो रही थी, लेकिन मजबूरी थी कि वहाँ रुकना था, और टाइम मिल नहीं रहा था। मेरे साथ कुछ और लोग और भी थे। तो मैंने कहा इस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे हमको अच्छा लगे। तो हमने कहा कि चलो भैया वीडियो बनाते हैं कुछ, कम से कम इसी बहाने कुछ तो काम होगा, कुछ तो महसूस होगा। तो फिर हमने जो है फिर वही काम किया। तो हमने वो मजे मजे में वीडियो बनाया। अब जब हम मजे मजे में वीडियो बनाए तो फिर वो हमें लगा कि ठीक लग रहा है भाई, थोड़ा सा ही है, ठीक लग रहा है, लाओ अपलोड भी कर देते हैं। तो जब बनाया था तब अपलोड करने के दृष्टिकोण से नहीं बनाया था, लेकिन जब वो हो गया तो फिर हो गया। हाँ, और वहाँ पे अच्छी अच्छी बात ये लगी कि कई लोगों से मुलाकात हो गई, रुचि वहाँ पे मिल गई। एक काशी विद्यापीठ की ही ये रिसर्च स्कॉलर हैं, तो इनसे मुलाकात हो गई। सत्यदेव जी जो हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, नेट क्वालिफाई किया था उन्होंने, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बने वो, तो वो भी मिल गए हमें वहाँ पे। अच्छा लगा। इसके अलावा स्पेशल मैं धन्यवाद दूंगा आनंद जी को, प्रवीण जी को, और जो है सुनील जी को। ये 3 लोगों ने हमारी बड़ी सेवा की वहाँ पे। 2 दिन का समय जो है, 2 दिन इन लोगों ने समझ लीजिए कि स्वागत करने से लेके और उसके बाद लगातार इन्होंने हमें घुमाया। तो बनारस पूरा इन्होंने हमें घुमाया लगातार। आनंद जी ने स्पेशली लीड किया। अगले दिन तो
प्रवीण जी और सुनील जी चले गए थे, लेकिन उसके बाद आनंद जी उस दिन भी आए। उस दिन इन्होंने हमें गदौलिया घुमाया, फिर उसके बाद दशाश्वमेध घाट जो है वहाँ भी आरती दिखाया। तो बड़ी देर में गए, 10:30 बजे के आसपास वो यहाँ से फिर लौट के गए थे आनंद जी हमारे पास अपनी वाइफ के साथ, बच्ची के साथ। तो बहुत बड़ी बात है, 10:30 11 बज गया था दूसरे दिन। तो सारी चीज़ों को मैनेज इन्होंने किया, तो आनंद जी स्पेशल धन्यवाद के पात्र हैं। और फिर इसके साथ जो इनकी टीम थी, दिनेश, प्रवीण जी और सुनील जी, तो बड़ा इन्होंने हेल्प किया। रुचि भी हमेशा तैयार थी, सर कहाँ रहना है कैसे क्या, इन्होंने भी अपनी तरफ से प्रयास किया और बड़ा अच्छा लगा, अपने हस्बैंड के साथ आई थी मिलने के लिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को फॉर ऑल योर लव एंड केयर। और बस आप लोग ऐसे मन लगा के पढ़ते रहें और बस होता रहेगा। अच्छा, चिंता करने की बात नहीं है, टेंशन किसी को लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, राजकुमार जी कह रहे हैं मेरे बच्चे आपका वीडियो मुझे दिखाए कि पापा आपके सर जी का वीडियो यूट्यूब पर है, फिर मैंने आपके लिए वीडियो देखा। अच्छा, कई वीडियो देखा। वो मजा मैं ऐसे ही कर दिया और मुझे लगा अच्छा ही है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग के पढ़ाई लिखाई वाली ज्यादा वीडियो तो हिट हो नहीं रही। मैंने मजे में वो वीडियो डाला और मैंने देखा कि 1400 व्यू जो है, जो मैंने टमाटर चाट पे वीडियो बनाया उसको देख लिया लोगों ने। है 1400 लोग टमाटर चाट वाली वीडियो देख चुके हैं अभी तक, और 1200 लोग जो है वो वाली वीडियो सकोड़ा वाली रेसिपी वो देख चुके हैं। मैं कहा पढ़ाई लिखाई तो करने वाले, पढ़ाई लिखाई की बात हम बताएंगे उसे तो ज्यादा लोग देख नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा मजे में यही सब करो, जब आदमी टाइम बर्बाद ही कर रहा है, जा ही रहा है, तो कुछ कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है सोनम जी। सगोड़ा होता है, सगोड़ा। हाँ, मैंने सगोड़ा। अच्छा, लेकिन बहुत स्वाद था भाई। आ, चलिए भाई, ठीक है। तो गुड नाइट, आप सभी को कल मिलते हैं। मन लगा के तैयारी करिए, टेंशन प्रेशर नहीं लेना है, किसी को भी टेंशन प्रेशर बिल्कुल नहीं लीजिए।